हमारा एमसी जिसे अर्थ से दूसरे वर्ल्ड में समन किया गया और उसे जबरदस्ती डीमन किंग को खत्म करने और एम्पायर को बचाने के लिए कहा गया। अगर वो ऐसा करता है तो उसे अपनी दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा, पर एम्पायर उसे 10 सालों तक अपना हंटिंग डॉग बना के रखा और आखिरकार उन्होंने धोखा देकर हमारे एमसी को खत्म कर दिया। पर हमारा एमसी फिर से रीइंकार्नेट होता है और वो भी एम्पायर के सबसे नोबल फैमिली के पहले बेटे के बॉडी में। तो चलो देखते हैं हमारा एमसी एम्पायर से अपना बदला कैसे लेगा। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां इंसान और मॉन्स्टर के बीच फाइट हो रहा था। फिर बताया जाता है ये अर्थ में 2045 साल चल रहा है और उसी बैटलफील्ड में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अलग अलग वेपन से सभी मॉन्स्टर को खत्म किए जा रहा था। फिर बताया जाता है हमारे एमसी का नाम हान संग होता है जो कमांडर इन चीफ होता है। फिर संग बताता है इंसानों और मॉन्स्टर के बीच कई सालों से वॉर हो रही है और अब ये एंडलेस बैटल खत्म होने के कगार पर है। बस हमें बचे हुए मॉन्स्टर को खत्म करना है और ये वॉर खत्म हो जाएगी और इस तरह से इंसानियत की जीत हो जाएगी। पर तभी अचानक से संग के आसपास मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है जिसे देखकर संग को कुछ समझ में नहीं आता। पर तभी वो अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो जहाँ टेलीपोर्ट होता है वहाँ वो जंजीर से बंधा होता है और उसके सामने कुछ लोग होते हैं और इन लोगों ने ही मिलकर हान संग को समन किया था और ये लोग हान संग को अदर वर्ल्डली हीरो कह रहे थे। और वहीं हान संग सोच रहा था मैं कहाँ हूँ और ये चमकता हुआ जंजीर क्या है। पर तभी उन लोगों के बीच से एक टकला आदमी आता है जो कहता है अदर वर्ल्डली हीरो हमारे एम्पायर में तुम्हारा स्वागत है। फिर वो डीमन किंग को खत्म करने और दुनिया को बचाने की बात करने लगता है जिसे हांसो समझ नहीं पाता। फिर वो कहता है क्या डीमन किंग तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं कहाँ हूँ, तुम लोग कौन हो, मुझे अभी बैटलफील्ड में होना चाहिए था। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है चुप करो। फिर वो ओथ ऑफ रेस्टिंग टेक्निक को यूज करता है जिसके वजह से हांसू को बांधे हुए जंजीर से लाइटनिंग निकलकर हांसू को जा लगती है। फिर वो चीखने चिल्लाने लगता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है अगर तुम मेरी बातों को मान लोगे तो ये मैजिक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहीं इस झटके से हांसू का हालत काफी खराब हो गया होता है। फिर वो वही बूढ़ा आदमी एक स्वॉर्ड लेता है और हांसुम के पास फेंकते हुए कहता है प्लीज डेमन किंग को खत्म करो और एम्पायर को बचाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकते हैं, तो क्या तुम हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। वहीं हानसंग के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता तो वो भी मान जाता है। फिर हानसंग बताता है मुझे एक अलग ही दुनिया में समन किया गया, वो भी फिर से फाइट करने के लिए। मुझे एम्पायर में अदर वर्ल्डली हीरो के नाम से जाना जाता है। मैंने एंडलेस काम किया, मैं अनगिनत एक्सपीडिशन में गया और मॉन्स्टर को मारा और एम्पायर के एंडलेस रिक्वेस्ट को पूरा करते गया और ऐसे करते हुए मुझे 10 साल हो गए और इन 10 सालों में मैं हर रात अपने घर जाने के बाद का सपना देखा करता था। फिर उसके बाद फिर से उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है हानसंग तुम्हारे लिए एक अगला मिशन है। फिर हानसंग कहता है लेकिन तुमने वादा किया था डीमन किंग को खत्म करने और एम्पायर को बचाने के बाद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर दिखाया जाता है वहाँ एक बोर्ड होता है जहाँ पर कुछ लोगों का फोटो होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है ये वो लोग हैं जो एम्पायर के यूनिफिकेशन के खिलाफ है, ये एम्पायर के लिए खतरा है इसलिए इनका मरना जरूरी है। फिर एक येलो हेयर वाले का फोटो को दिखाया जाता है जिसका नाम बाडेल होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है उसे खत्म करो, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे, तुम हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। और साथ ही वो हानसुंग के ऊपर अपने जंजीर वाले मैजिक का भी यूज करने लगा था जिसके वजह से हानसुंग गुस्सा होते हुए सोचने लगता है ये मुझे किसी कुत्ते के कॉलर के जैसे लगता है, पर आखिरकार अब ये मिशन के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर उसके बाद हमें टेटोनिया नाइट किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहां बाडेल और हानसंग का फाइट चल रहा था और आखिर में बाडेल हार जाता है। फिर वो हानसंग को कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर हानसंग कहता है मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, मुझे माफ कर दो सर बाडेल। फिर बाडेल कहता है तुम अदरवर्ल्डली हीरो हानसंग हो, मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि जल्द ही एम्पायर तुम्हें भी छोड़ देगा। और वहीं हानसंग सोच रहा होता है मेरा मिशन पूरा हो गया, अब आखिरकार मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। और वहीं उसके पीछे काउंट ब्रेंडनबर्ग होता है जो किसी तरह के स्ट्रिंग को हानसंग के गले में फंसाकर पीछे खींचता है और पीछे से अपने तलवार को हानसंग के सीने के आर पार कर देता है। फिर वो कहता है अदरवर्ल्डली हीरो हानसंग तुमने बहुत अच्छा काम किया।
फिर हानसंग कहता है, काउंट ब्रैंडनबर्ग, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर काउंट ब्रैंडनबर्ग कहता है, हानसंग, तुमने इतने सालों से जो फाइट किया वो सच में तारीफ के लायक है। तुमने एम्पायर के लिए एक हंटिंग डॉग के तौर पे बहुत अच्छे से काम किया। मैं एक ग्रैंड जनरल और एक होली नाइट हूँ, तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। फिर हानसंग कहता है, तुम झूठे लोग, तुमने शुरू से ही झूठ बोला था। तुम लोगों ने मुझे घर वापस भेजने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फिर काउंट अपने तलवार को निकालते हुए कहता है, हम ऐसा क्यों करेंगे? एक हंटिंग डॉग सिर्फ काटना जानता है। फेयरवेल हानसंग। और वहीं जमीन पर लेटा हुआ मरने के हालत में हानसंग सोच रहा होता है, मैं इस ह्यूमिलिएशन को कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे एम्पायर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे एम्पायर को तबाह कर दूंगा। फिर उसके बाद हानसंग वहीं पर मर जाता है। पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बच्चे के बॉडी में होता है और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लेडी होती है जो उसकी मदर होती है और उसके बगल में हानसंग का फादर होता है, जिसे देखकर हानसंग सोचने लगता है, मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि ये कॉन्टिनेंट का सबसे ग्रेटेस्ट नेक्रोमेंसर और ब्लैक मेज था। इसका नाम ड्यूक सैक्सन है। इसका मतलब ये एम्पायर के फॉरबिडन मैजिक का हेडक्वार्टर नेक्रोपोलिस होगा, जहाँ पे ब्लैक टावर है। फिर उसके बाद हानसंग बताता है उसके पास एक फॉरबिडन आर्टिफैक्ट स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन था, जिसे उसने हंटिंग डॉग से आजादी पाने के लिए अपने पास छिपा के रखा था, जिसे तोड़ते ही वो किसी भी नए बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाएगा। लेकिन ये सोचना कि मैं एम्पायर के सबसे इलाइट नोबल फैमिली में से एक सैक्सन डुकाल के सबसे पहले बेटे के बॉडी में रीइंकार्नेट होऊंगा, इससे तो मैं भी हैरान हो गया। इस बार तो मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ। जब मैं बड़ा होऊंगा और नेक्रोमेंसी को मास्टर कर लूंगा तो मैं एम्पायर के उन सभी कमीनों को खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद ड्यूक नैनी से पूछता है, ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? फिर नैनी भी कहती है, ये बहुत अजीब बात है। उसके बाद डूचेस मतलब हानसंग की मदर हानसंग को नैनी को देखने के लिए दे देती है और वहीं हानसंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो रोऊंगा। फिर नैनी कहती है, ये पूरी तरह से हेल्थी है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ड्यूक कहता है, लेकिन पैदा हुए बच्चे के आंखों से अगर आंसू ना निकले उसे अपशगुन माना जाता है। फिर उसके बाद नैनी कहती है, अगर आप पैसा चाहते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद वो हानसंग के पिछवाड़े पर एक जोरदार चमाटा मारती है, जिसके वजह से हानसंग को बहुत एम्बैरेस महसूस हो रहा होता है। और वहीं ड्यूक और डूचेस तारीफ कर रहे होते हैं कि हमारा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद डूचेस नैनी से हानसंग को मांगती है और हानसंग को लग रहा होता है कि वो भी चमाटा मारने वाली है, पर वो उसके पिछवाड़े को सहलाने लगती है। फिर उसके बाद बताया जाता है वो सॉफ्ट और कोमल हाथ जो हानसंग को गर्माहट दे रही थी, उसने ऐसी गर्माहट पहले कभी नहीं महसूस की। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ उसकी पूरी लाइफ सिर्फ फाइट करते हुए बीती थी। फिर आगे बताया जाता है एक यंग नोबल लेडी एक नई माँ बनी थी। वो एक ऐसा प्यार दे रही थी जो उसे बहुत सालों से नहीं मिला था। हानसंग जिसने बड़े होने के बाद कभी नहीं रोया, आज वो भी अपने आंसू को रोक नहीं पाया। फिर उसके बाद 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हानसंग का नाम डेल सैक्सन रखा गया था। तो गाइज मैं अब से हानसंग को डेल ही कहूंगा और यहाँ पे ड्यूक और डूचेस भी डेल के बारे में ही बात कर रहे थे। और वहीं डूचेस कह रही थी जब से वो 4 साल का हुआ है तब से वो सिर्फ किताबों के बीच ही रहता है, वो अभी भी स्टडी रूम में होगा। फिर ड्यूक कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर गया है, ऐसा लगता है वो मैजिक में इंटरेस्टेड है। फिर डूचेस ड्यूक के चेहरे को अपने तरफ करते हुए कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे नेक्रोमेंसी नहीं सिखाओगे, तुम्हें वादा याद तो है ना? फिर ड्यूक कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारे वादे को नहीं भूल सकता, चिंता मत करो, मैंने कल डेल के बर्थडे पर एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार किया है। फिर तभी कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है। फिर ड्यूक कहता है इस समय कौन आ गया? तभी वहाँ एक सर्वेंट आती है और कहती है यंग मास्टर डेल को कुछ हो गया है, जिसकी बातें सुनकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और डेल के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं। फिर डेल को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में घुटने के बल बैठा होता है और उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा माना निकल रहा होता है। फिर डूचेस डेल के पास जाकर उसे चेक करते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर डेल कहता है मैं ठीक हूँ और वहीं ड्यूक सोच रहा होता है मैं हवा में माना को महसूस कर सकता
सकता हूँ। वो सिर्फ 8 साल का है, फिर भी वो पहले से ही माना को रिलीज कर सकता है। फिर ड्यूक डेल के पास जाकर एक सीरियस लुक में पूछता है, क्या तुमने अभी अपने बॉडी से माना को रिलीज किया? और वहीं डेल सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी माना को रिलीज कर दूंगा। अगर मैंने जल्दी से कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें मेरे ऊपर शक होने लगेगा। फिर उसके बाद ड्यूक स्माइल करता है और डेल के सिर को सहलाते हुए कहता है, जैसे कि मेरे बेटे से उम्मीद थी, पर ये अफसोस की बात है, मैं तुम्हें नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकता। जिसे सुनकर डेल सोच रहा होता है, क्या वो मुझे नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकता? तो मेरे बदले का क्या होगा? फिर उसके बाद डूचेस डेल को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। फिर उसके बाद डेल भी वहाँ से चले जाता है। और गाइस, डूचेस यानी डेल के मदर का नाम एलेना है, तो अब से मैं उसे एलेना ही कहूंगा। फिर ड्यूक एलेना को कहता है, मैंने डेल के लिए एक अच्छे से गिफ्ट के बारे में सोचा है। फिर उसके बाद हमें अगले दिन डेल के बर्थडे बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा था और वहाँ सभी नोबल लोग आए हुए थे। और वहीं सेकंड फ्लोर पर डेल अकेले बैठा हुआ था। और वहीं डेल सोच रहा होता है, दूसरे वर्ल्ड में समन करके एक अदर वर्ल्डली हीरो के तौर पे ट्रीट करना, फिर उसके बाद एक नोबल बेटे के तौर पे ट्रीट करना, ये बहुत अजीब लग रहा है। पर पिछली रात जो हुआ मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने पास्ट लाइफ के बुक को पढ़ने की वजह से मेरा माना रिलीज होने लगेगा। चाहे मैं कितना भी सोचूं, अगर मैं नेक्रोमेंसी को छोड़ देता हूँ तो इस बॉडी का टैलेंट बेकार हो जाएगा। आखिर मैं अपने फादर को कैसे मनाऊं? पर तभी वहाँ उसकी मदर एलेना आ जाती है, जो डेल को 8 साल का होने के लिए उसे बर्थडे विश करती है। फिर उसके बाद डेल एलेना से पूछता है उसके पीछे है वो कौन है। फिर उसके बाद वो चोगे वाली अपने सिर के ऊपर से कपड़े को उतारती है। फिर एलेना बताती है, ये ब्लू मैजिक टावर की एक एल्डर है, इसने वाटर एट्रीब्यूट मैजिक को मास्टर कर रखा है, इसका नाम इनलाइटेंड डीमन सेफिया है और यही तुम्हारी टीचर होगी। फिर सेफिया कहती है, मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। फिर उसके बाद एलेना फिर से डेल को बर्थडे विश करती है। और वहीं डेल सोच रहा होता है, इसका मतलब मदर सचमुच नहीं चाहती मैं डार्क मैजिक सीखूं। फिर सेफिया कहती है, डेल क्या मैं अकेले में तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? फिर डेल भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो लोग वहाँ से दूर आ जाते हैं। फिर सेफिया कहती है, तुमने पहले ही सुन लिया होगा, मैं तुम्हें सिर्फ वाटर मैजिक सिखाऊंगी, क्या तुम निराश लग रहे हो? मैं जानती हूँ तुम कुछ और सीखना चाहते हो। फिर डेल कहता है, पर आपको कैसे पता? फिर सेफिया कहती है, तुम अपने फादर के नेक्रोमेंसी मैजिक ऑफ डार्कनेस को सीखना चाहते हो, पर ड्यूक की शादी के शर्तें पूरे एम्पायर में फैली हुई हैं। जब ड्यूक ने लेडी एलेना को प्रपोज किया तो उन्हें बदनामी का डर था, इसलिए ड्यूक ने वादा किया कि वो अपने बच्चे को डार्क मैजिक नहीं सिखाएगा। मुझे उनकी शादी अभी भी याद है, जहाँ ब्लैक मैजिक टावर के सभी एल्डर ब्लैक कलर के जगह व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। क्योंकि वो वादा हो चुका है, इसलिए तुरंत डार्क मैजिक सिखाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं लेडी एलेना को किसी न किसी तरह से मना लूंगी। तो क्या तुम मेरे गाइडेंस को फॉलो करोगे? फिर डेल कहता है, मास्टर क्या आपको ब्लैक मैजिक या नेक्रोमेंसी खराब नहीं लगता? आप एक एल्फ हो जो नेचर के लॉ को वैल्यू देती है, न कि मरे हुए को जिंदा करने को। फिर सेफिया हंसते हुए कहती है, ये कितना मजेदार है। तो फिर उन प्रीस्ट का क्या जो मरने वाले को जिंदा करते हैं, क्या वो नेचर के नियम के खिलाफ नहीं है? चाहे नेक्रोमेंसी हो या रिजरेक्शन, मुझे दोनों एक जैसे ही लगते हैं। जिसकी बातें सुनकर डेल सोचने लगता है, ये दूसरे छोटे सोच वाले एल्फ के जैसे नहीं है, ये एक अच्छी मास्टर बनेगी। फिर सेफिया कहती है, तो क्या हम अपना लेसन शुरू करें? मैंने सुना है कि तुमने अपने माना सर्कल का फ्रेगमेंट पहले ही बना लिया है, तो तुम्हें उसे एक्सपेंड करके अपने फर्स्ट सर्कल को पूरा बनाना है। फिर डेल सोचने लगता है, स्पेल को यूज करने के लिए कम से कम फर्स्ट सर्कल का जरूरत पड़ता है। फिर उसे सेफिया गाइड करने लगती है, अपने दिल पर हाथ रखो और फोकस करो। फिर डेल भी ऐसे ही करता है। फिर वो सोचने लगता है, ये दुनिया अर्थ के जैसे है, यहाँ बहुत अमाउंट में माना है। अगर तुम एंशिएंट बीइंग जैसे ड्रैगन नहीं हो तो तुम सीधा रॉ माना को नहीं संभाल सकते, इसलिए तुम्हें इसे फिल्टर करने की जरूरत है, जिसे माना हट सर्कल भी कहते हैं। फिर बिखरे हुए माना को हट के आसपास इकट्ठा करके उसे रोटेट करना है और डेल इस तरह से अपना फर्स्ट सर्कल बना लेता है। वहीं सेफिया कह रही होती है, इसे सावधानी से करो, वैसे भी इसे करने में लोगों को 1 महीना लग जाता है। पर डेल अगले ही पल कहता है, लेकिन मैंने इसे कर लिया। फिर वो अपने बॉडी से माना
को निकाल कर दिखाने लगता है, जिसे देखकर सेफिया भी हैरान हो जाती है। फिर वो डेल को देखकर सोचने लगती है इसने अभी शुरू किया और इसने कुछ मिनटों में अपना सर्कल बना भी लिया, ये तो एक नेचुरल प्रोडिजी है। फिर वो कहती है डेल क्या तुम अपने सर्कल से माना को रिलीज कर सकते हो? फिर डेल कहता है ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर बताया जाता है आमतौर पे माना सर्कल बनाना और सर्कल से माना रिलीज करना काफी मुश्किल है, लेकिन डेल के पास्ट लाइफ में उसके बॉडी के ऊपर बैटल टेप स्पेल को मैजिक से इनग्रेव किया गया था, तो वो अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज के वजह से वो आसानी से अपने सर्कल से माना को फॉर्म कर लेता है और उसे सॉलिड करके किसी बुलेट की तरह शेप दे देता है, जो एक आइस बुलेट लग रहा था। उसे देखकर सेफिया सोचने लगती है आमतौर पर बॉडी से माना निकलने के बाद माना खत्म हो जाता है, लेकिन उसने अपने माना को पूरे तरह से क्रिस्टलाइज करके एक आइस बोल्ट बना दिया। पर माना को फॉर्म करने की वजह से हो सकता है उसकी पावर कम हो, पर तभी डेल अपने आइस बोल्ट से सामने की तरफ पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पेड़ का वो हिस्सा पूरे तरह से तबाह हो जाता है, जिसे देखकर तो सेफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो डेल की तरफ देखते हुए सोचने लगती है न सिर्फ उसने अपने माना को सॉलिड और शार्प किया बल्कि उसमें इतना ज्यादा ताकत भी था कि उसने लकड़ी को बीच से चीर दिया। एक 8 साल के बच्चे के लिए पहली बार में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। आखिर ये बच्चा है कौन? फिर उसके बाद सेफिया उस टूटे हुए पेड़ के पास आती है और उसे देखकर सोचने लगती है मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सिर्फ माना को रिलीज कर सकता है, लेकिन इसने माना को रिलीज करने के साथ साथ उसमें आइस एलिमेंट का भी यूज किया। भले ही ये एक बेसिक मैजिक लगता है, पर इस मैजिक ने आसपास के ठंड को एकदम परफेक्ट अब्सॉर्ब कर लिया। फिर डेल कहता है मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? फिर सेफिया पीछे मुड़कर डेल की तरफ देखकर स्माइल करते हुए सोचने लगती है मैजिक फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये मैजिक 3 फॉर्मूला से मिलकर बना था और ये फॉर्मूला मिलिट्री मैजिक के गोल्डन रेशियो के नाम से जाना जाता है। उस मासूम बच्चे ने अनजाने में एक परफेक्ट खतरनाक स्पेल बना दिया। फिर सेफिया कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं समझ सकती हूँ कि लॉर्ड नॉयर को क्यों अफसोस हो रहा था कि वो तुम्हें नहीं सिखा सकते। और गाइज यहाँ पर लॉर्ड नॉयर का मतलब ड्यूक से है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक सेफिया को कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम डेल को नहीं सिखा सकती? अगर वो कुछ ही मिनटों में फर्स्ट सर्कल तक पहुंच गया तब तो तुम्हें उसे जरूर सिखाना चाहिए। फिर सेफिया कहती है जैसे ही यंग मास्टर डेल फर्स्ट सर्कल तक पहुंचे उसी समय उन्होंने एक परफेक्ट लीथल स्पेल का यूज किया, जिसे सुनकर ड्यूक भी हैरान हो जाता है। ये यकीन करना मुश्किल है कि इसे एक 8 साल के बच्चे ने बनाया। इसे बनाने में मिलिट्री मैजिक फॉर्मूला का यूज किया गया था जो परफेक्ट गोल्डन रेशियो में था। ड्यूक मुझे लगता है यंग मास्टर डेल किलिंग करने में टैलेंटेड है। फिर ड्यूक कहता है तो तुम कह रही हो कि ब्लू मैजिक टावर के एक एल्डर के तौर पे जो अहिंसा का पालन करती है वो डेल को नहीं सिखा सकती? फिर सेफिया कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं अपने हाथों से उसे सही रास्ते पे लाना चाहती हूँ। फिर ड्यूक कहता है अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें उसे ना सिखाने का कोई कारण ही नहीं बनता। फिर उसके बाद सेफिया ड्यूक के डार्क मैजिक का नाम लेते हुए कहती है ऐसा लगता है यंग मास्टर डेल पहले से ही उस मैजिक को पोजेस करते हैं जिसे वो सीखना चाहते थे। मैंने आपकी लव स्टोरी के बारे में सुना है और मैं मिसेस एलेना के वादे का रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इससे आपको अपने बच्चे का फ्यूचर को तय करने का अधिकार नहीं मिल जाता, खासकर जब यंग मास्टर डेल के पास एक ग्रेट टैलेंट हो। और वहीं डेल बाहर की तरफ के दीवार में सुनने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वो सोचने लगता है वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, मुझे लगा नहीं था कि मेरे पहले स्पेल में इतना ज्यादा पावर होगा। उसे देखकर मास्टर सेफिया भी काफी हैरान हो गई थी। अब मुझे अपने पावर को कंट्रोल करने पर ज्यादा ध्यान देना है। फिर तभी वहाँ कोई आते हुए यंग मास्टर डेल कहता है और डेल काफी खुश होकर अंकल हेलमेट कहता है। फिर हेलमेट कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर डेल कहता है पहले आप बताओ आप कहाँ थे? फिर हेलमेट कहता है मैं डुकाल फैमिली को प्रोटेक्ट करने का अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए दूर गया था। फिर वो डेल को ऊपर उठाते हुए कहता है और वहाँ उन सभी डरावने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। फिर डेल कहता है क्या आप डंजन में गए थे? फिर उसके बाद डेल सोचने लगता है डंजन्स के इमरजेंसीज और मॉन्स्टर का ओवरफ्लो होना किसी भी टेरिटरी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। जब से डीमन किंग जिंदा था मॉन्स्टर ने सिविलियन एरिया पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से सभी जगह के नाइट डीमन किंग के अनएक्सप्लोर्ड डंजन को क्लियर करने में लगे रहते हैं।
या डंजन ब्रेक से निकल रहे मॉन्स्टर को खत्म करने में। खासकर सेक्शन की डोची की सिचुएशन दूसरे टेरिटरी के कंपेयर में कहीं ज्यादा सीरियस है। इसी वजह से मैं हूँ पास्ट लाइफ में मैं अदरवर्ल्डली हीरो ने डीमन किंग को खत्म कर दिया था। फिर ड्यूक सेक्शन को डीमन किंग के टेरिटरी के मॉन्स्टर को खत्म करके एम्पायर की टेरिटरी बनाने का ऑर्डर दिया गया था। टेक्निकली टर्म्स में इसे बचे हुए सामान को फेंकना कहते हैं। फिर उसके बाद डेल हेलमेट को अपने ख्याल रखने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ ड्यूक आ जाता है, जिसे देखकर हेलमेट उसे ग्रीट करता है। फिर ड्यूक कहता है, तुमने हाल ही में जो डंजन रेड के लिए कड़ी मेहनत किया उसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। फिर तभी वहाँ एलेना आ जाती है और कहती है, ऐसा लगता है सब लोग यहाँ हैं। फिर वो डेल को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसके पास आकर उसे प्यार करते हुए कहती है, तुम पहले ही फर्स्ट सर्कल तक पहुँच गए हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। फिर उसके बाद ड्यूक भी उसे कांग्रेचुलेशन करता है। फिर वो डेल से कहता है, अगर तुम कुछ चाहो तो तुम अपने फादर से मांग सकते हो। फिर डेल सोचने लगता है, क्या मुझे नेक्रोमेंसी सिखाने के लिए कहना चाहिए। फिर वो कहता है, मुझे एक छोटी बहन चाहिए, जिससे वो दोनों काफी शर्माने लगते हैं। फिर ड्यूक कहता है, ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और वहीं डेल भी हाँ फादर कह रहा होता है और उनकी बातें सुनकर हेलमेट काफी हंस रहा होता है। फिर उसके बाद हमें रात को पूरे नेपोलिस का सीन दिखाया जाता है। फिर डेल का सीन दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है एक बच्चे का नाटक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद वो सो जाता है। फिर उसके बाद डेल को अपनी पास्ट लाइफ की यादें याद आने लगता है, जहाँ काउंट ब्रेंडनबर्ग ने धोखे से अपनी तलवार को डेल के सीने के आर पार कर दिया था, जहाँ पे ब्रेंडनबर्ग कह रहा था, क्या तुम एक अच्छे फैमिली और प्यारे मदर फादर पाकर खुश हो? अब जब तुम्हें आराम मिल रहा है तो ऐसे लग रहा है अब तुम अपना बदला लेने के बारे में नहीं सोचते। फिर वो इविल स्माइल करते हुए कहता है, हान संग एम्पायर तुम्हें ढूंढ लेगा। और इसी के साथ डेल अपने नींद से जाग उठता है और उसके सर्कल के अंदर से काफी ज्यादा माना निकलने लगता है, जिसके वजह से डेल को काफी ज्यादा दर्द भी दे रहा था। फिर उसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो सोच रहा था, मुझे लगा था कि अगर मैं बाहर की ताजी हवा लेता हूँ तो शायद ये ठीक हो जाएगा, पर ये तो अब और भी ज्यादा दर्द कर रहा है। फिर तभी उसके पीछे की तरफ से सेफिया आती है, जो कहती है, माना रैम्पेज, ऐसे लगता है तुम अभी काफी दर्द में हो। फिर सेफिया डेल के पास आकर उसके सीने पर हाथ रखती है और शायद अपना माना देकर उसे माना कंट्रोल करने में मदद करती है, पर सेफिया को भी यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसके बाद डेल का माना रैम्पेज खत्म हो जाता है। फिर सेफिया डेल को कहती है, डेल, मैजिक का एसेंस तुम्हारे हार्ट का मिरर है, यही कारण है कि सभी मैच की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, भले ही वो सेम मैजिक को यूज करते हैं। मैजिक में तुम्हारा टैलेंट लोगों की जान लेने में है, ये टैलेंट काफी खतरनाक है। फिर वो डेल को एक बुक देते हुए कहती है, और यही कारण है कि मैं अपने आप को लक्की मानती हूँ जो मैं तुम्हें सिखा पा रही हूँ। उसे देखकर डेल सोचने लगता है, ये नेक्रोमेंसी मैजिक टॉम्ब है। फिर सेफिया कहती है, हो सकता है मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूं, ये मेरी किस्मत है। फिर उसके बाद वो डेल को हैप्पी बर्थडे विश करती है। तभी डेल उससे जाकर लिपट जाता है, मतलब उसे गले लगा लेता है। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद नॉर्थर्न गेट प्लेन्स आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है। फिर डेल कहता है, क्या खरगोश? फिर सेफिया कहती है, हाँ, याद करो वो दिन जब तुम अपने फादर के साथ हंटिंग पर जाते थे। फिर डेल ठीक है मास्टर बोलकर उस खरगोश की तरफ अपना आइस बोल्ट का अटैक कर देता है, जो आइस बोल्ट का अटैक सीधा उस खरगोश को लगती है और वो उसको चीर कर आर पार हो जाती है। उसे देखकर सेफिया सोचने लगती है, किसी का जान लेने के बावजूद भी उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांप रहे हैं। फिर सेफिया मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देती है और डेल उसे चुपचाप सुन रहा होता है। फिर उसके बाद वो बताती है, रेड मैजिक टावर के लिए स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट है, वहीं ब्लू मैजिक टावर के लिए हार्मोनी इम्पोर्टेंट है। सभी मैजिक टावर की फिलॉसफी उनके मैजिक से फॉर्म होती है और फिलॉसफी ही सभी मैजिक टावर के मैजिक सिस्टम का फाउंडेशन बनती है। ब्लैक और ब्लू मैजिक टावर के अलावा रेड, ग्रीन और व्हाइट मैजिक टावर भी है, पर डेल को यहाँ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। नेक्रोमेंसी का सबसे बेसिक फॉर्म मरे हुए लाश को किसी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा करना है। इसमें माना थ्रेड का यूज करके लाश को कंट्रोल किया जाता है। सिर, स्पाइन और घुटने, अपना माना थ्रेड को उससे बांध दो और डेल भी ऐसा ही करता है। फिर उसके बाद सेफिया उसे अगला स्टेप करने के लिए कहती है। फिर उसके बाद डेल भी ठीक है मास्टर बोलता है। फिर वो फ्रोजन आर्मर स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को जमीन पर पटकता है
जिसकी वजह से उस खरगोश के ऊपर एक आइस का आर्मर बन जाता है। फिर सेफिया कहती है चलो इसका डिफेंस टेस्ट करते हैं। फिर वो भी एक स्पेल का यूज करती है और उसके आइस बोल्ट खरगोश की तरफ जाने लगते हैं और उसका आइस बोल्ट जैसे ही खरगोश से टकराता है उस खरगोश का काफी ज्यादा आर्मर टूट जाता है, पर तो भी उसका आर्मर सेफिया के आइस बोल्ट को झेल लेता है, जिसे देखकर डेल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी कहता है मेरे फ्रोजन आर्मर ने आपके आइस बोल्ट के अटैक को झेल लिया। फिर सेफिया भी उसे शाबाशी देते हुए उसकी तारीफ करने लगती है। फिर वो कहती है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? फिर डेल कहता है मुझे ये पसंद आया, आप मुझे ये बताएं कि वाटर एट्रीब्यूट मैजिक को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे यूज करें। फिर सेफिया स्माइल करते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिससे डेल भी काफी हैरान हो जाता है। फिर सेफिया कहती है तुमने आज जो किया वो वाटर मैजिक का बहुत ही बेसिक फॉर्म है। वाटर एट्रीब्यूट मैजिक को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करने के लिए गहरे इनसाइट और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर शुरुआती लोगों के लिए किसी एक टाइप का मैजिक सीखना भी काफी मुश्किल होता है और जो दो मैजिक को एक साथ संभालने में कामयाब हो जाता है उसे डुअल मेज कहते हैं। और इस उम्र में तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है तुम्हारे एम्बिशन काफी बड़े हैं लेकिन तुम अभी काफी छोटे हो। जिसकी बातें सुनकर डेल काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है एम्बिशन, क्या मैंने जो कुछ भी दिखाया वो काफी नहीं था? फिर वो कहता है मास्टर आपने खुद ही कहा था कि हम साथ मिलकर आगे का रास्ता ढूंढ लेंगे। उसकी बातें सुनकर सेफिया उसकी बात को टालते हुए कहती है आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है। फिर उसके बाद हमें रात को स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेल सोच रहा होता है ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। तो उसके पास मुझे सिखाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। और बुक पढ़ने के साथ साथ डेल के अंदर से काफी ज्यादा डार्क माना भी निकल रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेल सोया नहीं था तो उसका आंख सूजा होता है, जिसे देखकर सेफिया कहती है क्या तुम्हें कल नींद नहीं आई? अपने आप को ज्यादा मत थकाओ। फिर उसके बाद डेल ठीक है मास्टर कहता है और नेक्रोमेंसी को परफॉर्म करने लगता है और पहले की तरह उस खरगोश के ऊपर फ्रोजन आर्मर को पहना देता है, जिसे देखकर सेफिया कहती है तुमने पहले से ही इसे पूरे तरह से मास्टर कर लिया है। पर तभी दिखाया जाता है वो फ्रोजन आर्मर क्रैक होने लगता है। फिर वो फ्रोजन आर्मर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सेफिया भी काफी हैरान हो जाती है। फिर डेल कहता है अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। फिर दिखाया जाता है उस खरगोश के अंदर से काफी ज्यादा डार्क माना निकलने लगता है और अगले ही पल वो खरगोश ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो फ्रोजन आर्मर के टुकड़े बहुत ही तेजी से फेंकाने लगते हैं। यहाँ तक कि इससे बचने के लिए सेफिया को अपने बैरियर को एक्टिवेट करना पड़ता है। फिर सेफिया काफी हैरान होते हुए डेल को देखकर कुछ सोचने लगती है। फिर डेल कहता है आइस एक्सप्लोजन और कॉप्स एक्सप्लोजन, मैंने वाटर और डार्क दोनों एट्रीब्यूट को एक में मिला दिया। फिर वो अपने दोनों हाथ में अलग अलग एट्रीब्यूट को दिखाते हुए कहता है क्या इतने से मुझे डुअल मेज माना जा सकता है? फिर उसके बाद दिखाया जाता है सेफिया उसे देखकर सोचने लगती है ये एक ऐसा अटैक मेथड है जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद वो अपने बैरियर को हटाते हुए सोचने लगती है फ्रोजन आर्मर, आइस एक्सप्लोजन और कॉप्स एक्सप्लोजन, इन तीनों का कंबाइन अटैक काफी एरिया को कवर कर सकता है और इसके अलावा आइस और हड्डियों के टुकड़े ब्लास्ट होने के बाद किसी ब्लेड की तरह अटैक करते हैं। ऐसे लगता है ये मैजिक सिर्फ लोगों को मारने के लिए बना है। ऐसा सिर्फ वो ही कर सकता है जो अपनी पूरी जिंदगी बैटलफील्ड में गुजारा हो। आखिर इस बच्चे की मेंटल इमेज किस तरह की है? फिर उसके बाद डेल पीछे मुड़कर कहता है अंकल हेलमेट आप यहाँ, और पीछे की तरफ हेलमेट अपने लोगों के साथ घोड़े पर बैठा होता है। फिर डेल कहता है क्या आप अभी अभी डंजन रेड करके आए हैं? फिर हेलमेट कहता है इस बार मॉन्स्टर कम थे इसलिए हमें ज्यादा समय नहीं लगा, इसमें बस ब्लैक कैवेलरी को कुछ मेहनत करनी पड़ी। फिर बताया जाता है ब्लैक कैवेलरी जहाँ सभी लोगों के हाथों में ऑरा से कवर स्पेयर होता है और इसे सेक्शन ड्यूकडॉम का अनराइवल्ड कैवेलरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें नाइट कैप्टन सर हेलमेट है जो खुद कॉन्टिनेंट के 7 स्वॉर्ड मास्टर में से एक है। फिर डेल कहता है आप मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने का वादे को भूल तो नहीं गए? फिर हेलमेट कहता है मैं आपके वादे को कैसे भूल सकता हूँ यंग मास्टर। फिर वो उसे बाय करते हुए कहता है तो बाद में मिलते हैं अंकल हेलमेट। फिर हेलमेट डेल को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद सेफिया कहती है हमें भी अब चलना चाहिए।
चाहिए। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्यूक कह रहा था आपका क्या मतलब है लेडी सेफिया। फिर सेफिया कहती है मास्टर डेल ने नेक्रोमेंसी और वाटर मैजिक दोनों में फर्स्ट सर्कल को मास्टर कर लिया है। फिर ड्यूक कहता है लेकिन लेडी सेफिया हमने आपको सिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। लेडी सेफिया कहती है हाँ पर सिर्फ वाटर मैजिक को। एक मेंटर के तौर पे यंग मास्टर डेल जो सीखना चाहते हैं मैं वो सिखाना चाहती हूँ। यंग मास्टर डेल सिर्फ वाटर मैजिक नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी सीखना चाहते हैं। फिर एलेना डेल को वाटर मैजिक सिखाते रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर उसके बाद सेफिया भी उसकी बात को मान जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है और मुड़कर कहती है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड नॉयर अपने वादे को तोड़ने के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एलेना कहती है हमारा बच्चा सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो सिर्फ 8 साल की उम्र में एक डुअल मेज बन चुका है। फिर उसके बाद ड्यूक थोड़ा परेशान होते हुए कहता है एलेना मैं डेल को नेक्रोमेंसी सिखाना चाहता हूँ। मैं उसे इतनी ताकत देना चाहता हूँ कि वो अपने लॉर्ड की ड्यूटी को निभा सके और साथ ही वो एक मेज के तौर पे एक टैलेंटेड डिसाइबल है। एक फादर के तौर पे मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मेरे लेगेसी को इनहेरिट करे। फिर वो अपना सिर पकड़ के कहता है मुझे माफ कर दो एलेना। फिर एलेना कहती है नेक्रोमेंसी को लेकर लोगों की सोच अच्छी नहीं है। वो इससे डरते हैं और इसे डेथ मैजिक मानते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें नेक्रोमेंसी सिखाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम उसे ट्रेन करके एक ऐसा नेक्रोमेंसर बनाओ जो लोगों के इस सोच को नजरअंदाज कर सके। फिर उसके बाद ड्यूक भी एलेना को गले लगाते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने बेटे को सबसे बेस्ट बनाऊंगा। और इसी तरह से डेल का स्पेशल नेक्रोमेंसी ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू होता है। फिर ड्यूक कहता है सच में मैं तुमसे काफी निराश हुआ। तुम रिवाइव कर रहे हो बिना ये जाने कि तुम किसे कंट्रोल कर रहे हो। जिसकी बातें सुनकर डेल सोच रहा होता है मास्टर ने मुझे बस इतना ही सिखाया है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर बताया जाता है वो लोग प्रेजेंट टाइम में अभी ड्यूक के नॉयर कासल के अंडरग्राउंड मैजिक वर्कशॉप में हैं। फिर डेल बताता है जैसे ही मैंने अपने फादर को बेसिक नेक्रोमेंसी दिखाई उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और वो मुझे यहाँ लेकर आ गए। फिर ड्यूक कहता है अब जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो तुम बेसिक नेक्रोमेंसी स्पेल को यूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर वो डेल के सामने बहुत सारे बुक को लेकर आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं तुम्हें सभी लाइफ फॉर्म के बोन्स और मसल स्ट्रक्चर को याद करना होगा। फिर ड्यूक कहता है क्या तुम समझ गए। फिर डेल भी हाँ फादर बोलकर उन बुक को पढ़ने लगता है। फिर वो सोचने लगता है इन सभी बुक्स को मेरे फादर ने मुझे याद करने के लिए दिया है। ये ऐसे प्रोफेशनल बुक है जिसे मेरी दुनिया में सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ड्यूक डेल से एक छोटा सा टेस्ट लेता है कि वो अच्छे से याद किया है या नहीं और उस टेस्ट में डेल पास हो जाता है। फिर वो कहते हैं अब से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेल थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने एक गॉब्लिन की लाश पड़ी हुई थी। फिर ड्यूक कहता है ऐसा लगता है तुम काफी हैरान हो। एक अनट्रेन्ड वॉरलॉक एक स्वॉर्ड मास्टर के लाश को सिर्फ ज़ॉम्बी की तरह कंट्रोल करता है और अगर इसके बदले एक स्किल्ड पर्सन हो तो वो एक नॉर्मल सोल्जर को भी डेथ नाइट में बदल सकता है। गाइस यहाँ पर वॉरलॉक का मतलब मेज से है। फिर वो कहता है तुम्हारे पास एक नॉर्मल सोल्जर है तुम इसे कैसे कंट्रोल करोगे। फिर उसके बाद डेल अपने नेक्रोमेंसी को परफॉर्म करने लगता है पर उस गॉब्लिन के लाश को कंट्रोल करने में डेल को काफी दिक्कत हो रहा था। फिर वो सोचने लगता है ये उस छोटे खरगोश के जैसे नहीं है, इसमें काफी हड्डियां हैं जिसके वजह से मुझे कई सारे माना थ्रेड को यूज करना पड़ रहा है। पर उसका माना थ्रेड टूट जाता है जिसके वजह से डेल उस गॉब्लिन के लाश को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। पर तो भी डेल हार नहीं मारता और वो फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है पर जॉइंट और मसल अकड़ जाने की वजह से डेल उसे हिला नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद ड्यूक डेल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं पोस्टमार्टम रिजिडिटी बढ़ाकर उसे हार्ड करने का तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा था लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद ड्यूक कहता है तुम अब इसे ध्यान से देखो। फिर वो गॉब्लिन के ऊपर अपने नेक्रोमेंसी को परफॉर्म करने लगता है जिसे देखकर डेल भी काफी हैरान हो गया था क्योंकि ड्यूक ने बड़े आसानी से उस गॉब्लिन को कंट्रोल कर लिया था। फिर उसके बाद ड्यूक बताता है रिप केजेस असलियत में इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं लेकिन एक डेड को ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर दिखाया जाता है उस गॉब्लिन की मसल काफी बढ़ जाती है और उस गॉब्लिन की हड्डियां निकल कर एक कांटेदार ब्लेड की तरह बन जाते हैं। फिर ड्यूक कहता है अपने टारगेट के स्ट्रक्चर को समझो और जैसा तुम्हें जरूरत है वैसे बदल दो।
यही ब्लैक मैजिक का फाउंडेशन है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, चाहे मैं ब्लैक, डार्क या नॉइर बोलूं, तीनों का मतलब काला ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद डेल कहता है, फादर मुझे नॉइड मैजिक टावर के माइंडसेट को सिखाओ। और गाइस नॉइड मैजिक टावर ही ब्लैक मैजिक टावर है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद ड्यूक डेल को अपने मैजिक टावर के नेक्रोमेंसी का थोड़ा बहुत ज्ञान देता है, जिसकी बातें सुनकर डेल को अपने पास्ट लाइफ जब वो हानसंग रहा करता था तब की याद आ जाती है। उसके सामने एक आदमी घुटने टेके बैठा हुआ था और अपने जान की भीख मांग रहा था, लेकिन डेल उसे खत्म कर देता है और प्रेजेंट टाइम में यही सब डेल को याद आ रहा होता है। फिर उसके बाद ड्यूक डेल को हिलाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर उसके बाद डेल कहता है, मैं ठीक हूँ फादर। फिर उसके बाद बताया जाता है, जैसे जैसे करके डेल की ट्रेनिंग हर दिन होते गया, वैसे ही पूरे एम्पायर में ये खबर फैल गया कि ड्यूक सेक्सन ने अपने बेटे को डार्क मैजिक सिखाया है। ड्यूक सेक्सन द्वारा अपने किए गए वादे को तोड़ने की वजह से पूरे एम्पायर में भारी हंगामा मच गया है, जिसके वजह से एम्पायर के सभी लोग, यहाँ तक कि सभी नोबल लोगों का ध्यान उसके तरफ चला गया, जिसके वजह से ड्यूक सेक्सन ने अपने वादे को तोड़ दिया। तो गाइस चाहे मैं ड्यूक सेक्सन बोलूं या लॉर्ड नॉइर बोलूं, दोनों का मतलब सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में डेल को दिखाया जाता है, जो हेलमेट के साथ शॉट की ट्रेनिंग कर रहा था। फिर उसके बाद हेलमेट अपने शॉट को ऊपर उठाता है और डेल के ऊपर अटैक कर देता है, पर डेल पीछे नहीं हटता और उसके शॉट को अपने शॉट से टकरा देता है, जिससे हेलमेट का वुडन शॉट उसके हाथों से छूट जाता है। फिर हेलमेट डेल की तारीफ करते हुए कहता है, ये उतना भी बुरा नहीं था। फिर डेल कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जैसा शॉट मास्टर के हाथों से शॉट गिर जाए, आपने अपने शॉट को जानबूझकर छोड़ दिया। फिर हेलमेट कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आपने ऐसे टेक्निक का यूज किया है जो असल फाइट में यूज की जाती है। अगर मेरे जगह कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो एक ही अटैक में मारा जाता। आपके शॉटमैनशिप इतना ज्यादा अच्छा है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि आप मेज हैं। वहीं डेल काफी ट्रेनिंग करने की वजह से उसका हाथ काफी दर्द कर रहा था। फिर उसके बाद हेलमेट उसके पास आता है और उसके हाथों में पट्टी बांधते हुए कहता है, मेज की प्रोटेक्शन के लिए स्कॉट नाइट होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा कोई कारण है जिस वजह से आप इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं? फिर डेल कहता है, बिल्कुल मेरे पास है। मैं एक ड्यूक के बेटे के तौर पे कुछ गार्ड और डिफेंसिव मैजिक के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, और इसके अलावा कॉन्टिनेंट के 7 स्वॉर्ड मास्टर में से एक से स्वॉर्डमैनशिप सीखने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर हेलमेट हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। अगर मेरा भी तुम्हारे जैसा बेटा होता तो मुझे जरा भी पछतावा नहीं होता। फिर तभी वहाँ एलेना आ जाती है, जो आते हुए कहती है, लगता है तुम दोनों बहुत खुश हो। फिर डेल अपने मदर के पास जाकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? फिर एलेना कहती है, मैं देखना चाहती थी मेरा बेटा कितना मेहनत कर रहा है और मुझे तुम्हें एक खुशखबरी भी बताना था। फिर डेल कहता है, क्या खुशखबरी? फिर एलेना कहती है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपने बर्थडे के दिन क्या गिफ्ट मांगा था? उसकी बातें सुनकर डेल याद करने लगता है। फिर उसे याद आता है उसने अपने बर्थडे में छोटी बहन को मांगा था, जिसे याद करके डेल काफी हैरान हो जाता है। फिर वो अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, डेल तुम्हें अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर डेल भी कहता है, बिल्कुल मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर उसके बाद हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेल की छोटी बहन उनके घर में पैदा हो चुकी होती है और डेल बार बार उसे छूते हुए कहता है, सच में मेरी सिस्टर बहुत क्यूट है। फिर एलेना कहती है, क्या तुम उसे गोद में लेना चाहोगे? जिससे डेल थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर एलेना कहती है, इतना शर्माओ भी मत, बच्चे को गोद में लेना उतना भी मुश्किल नहीं है। फिर एलेना उसे डेल के गोद में दे देती है। फिर ड्यूक कहता है, उसे गोद में लेना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था, वो तुम्हारी तरह दिखती है। फिर एलेना कहती है, वह पूरे समय रोती रही, जब मैंने पकड़ा था तो भी वो रो रही थी, पर जब तुमने पकड़ा तो वो खुश है। और डेल भी उसे गोद में उठाकर खुश होता है। फिर ड्यूक कहता है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वो एक फेदर के जैसे हल्की है। फिर डेल कहता है, लेकिन वो बहुत भारी लग रही है फादर। उसकी बातें सुनकर ड्यूक स्माइल करते हुए कहता है, यही लाइफ का वजन है, इसे कभी मत भूलना डेल। अब क्या तुम्हारे लेसन का समय नहीं हो गया? मास्टर सेफिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फिर हमें सेफिया को
दिखाया जाता है जो कहती है आज हम रियल कॉम्बैट का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर डेल कहता है क्या हमें सीरियसली फाइट करना है। फिर सेफिया कहती है झिझक मत करो, अपनी पूरी ताकत से फाइट करो। फिर डेल भी ठीक है मास्टर बोल के अपने स्पेल को तैयार करने लगता है और वहीं सेफिया भी अपने स्पेल को तैयार करते हुए सोचने लगती है चलो देखते हैं तुम कितना स्ट्रॉन्ग हुए हो। फिर दिखाया जाता है डेल सेफिया के ऊपर आइस बोल्ट का अटैक कर देता है जिसे सेफिया अपने हाथों से ये बोल के तोड़ देती है कि ये बहुत स्लो है। फिर वो दूसरे को भी ऐसे ही तोड़ देती है। फिर वो एक आइस बोल्ट को पकड़ते हुए कहती है ऐसा लगता है एक स्टूडेंट अपने मास्टर के ऊपर नरमी बरत रहा है। फिर वो उस आइस बोल्ट को डेल की तरफ फेंकते हुए कहती है जल्दी से बैरियर खड़ा करो। फिर दिखाया जाता है वो आइस बोल्ट डेल से जाकर टकरा जाता है पर वो उससे पहले ही अपने हाथों के ऊपर आइस आर्मर को लगा लिया था और वो सोच रहा था अगर मैं सही समय पर उसे ब्लॉक नहीं करता तो उससे मुझे काफी चोट लग जाती। और वहीं सेफिया भी उसे देखकर सोच रही थी तुम बहुत ही कम समय में आइस आर्मर को यूज करने में कामयाब हो गए। फिर वो कहती है बहुत बढ़िया डेल, फिर से आगे बढ़ो। फिर उसके बाद डेल मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन आइस वॉल फॉर्मूला कहता है और उसके सामने मतलब डेल और सेफिया के बीच एक बड़ा सा आइस वॉल खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सेफिया भी कहती है उसने बैटल के बीच में एक आइस वॉल खड़ा कर दिया, उसने माना स्ट्रक्चर और आइस डेंसिटी को बढ़ा दिया। सच में ये आइस वॉल काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो उसके पास जाकर उसे छूते हुए सोचने लगती है लेकिन आखिर उसने डिफेंस स्पेल को क्यों यूज किया है, क्या उसे मेरे अटैक की वजह से रिकवर करने के लिए आराम की जरूरत है। फिर उसके बाद डेल कहता है फोर्स्ड एक्सप्लोजन फ्रेगमेंटेशन फॉर्मूला डेटोनेट ग्रेनेड। फिर सेफिया को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि जो बड़ा सा आइस वॉल था वो ब्लास्ट हो जाता है जिसके वजह से वो सभी टुकड़े सेफिया के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। उसे देखकर डेल सोचने लगता है ये काम कर गया। फिर वो थोड़ा ज्ञान पेलने लगता है, बस ये समझ लो कि आइस बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी तो वो ग्रेनेड का काम करने लगी और ये एक ऐसा अटैक था जो सेफिया को लगना ही था। पर तभी डेल सामने की तरफ जब देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मास्टर का बॉडी बर्फ में जम गया था और उसके बॉडी में काफी ज्यादा छेद हो गया था। पर तभी उसके पीछे से सेफिया निकलते हुए कहती है क्या तुमने मुझे बुलाया। फिर डेल कहता है मैं काफी हैरान हो गया था। फिर वो सोचने लगता है शायद ये इल्यूजन होगा। फिर सेफिया कहते हैं ये काफी इम्प्रेसिव टेक्निक है डेल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक फर्स्ट सर्कल का मेज एक ब्लू टावर के एल्डर पर कट लगाने में कामयाब होगा। फिर डेल कहता है मास्टर मेरा इरादा आपको बिल्कुल भी चोट पहुंचाने का नहीं था। फिर सेफिया कहती है मैं जानती हूँ, असलियत में मैं इस कट के लिए खुश हूँ। जिसकी बातें सुनकर डेल काफी हैरान हो जाता है। फिर सेफिया कहती है इसका मतलब ये है तुमने मुझ पर भरोसा किया और अपनी पूरी ताकत का यूज किया। एक मास्टर के तौर पे मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। फिर वो डेल के सिर को सहलाते हुए कहती है तुमने इस तरह के स्पेल फॉर्मूला को कैसे बनाया। फिर डेल कहता है मास्टर आपने जो सिखाया मैंने उसी से ही ये बनाया, जिसके वजह से सेफिया भी स्माइल करने लगती है। फिर थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ड्यूक के सामने थी और ड्यूक कह रहा था मास्टर सेफिया आपके गाल पर ये कट कैसे लगा। फिर सेफिया कहती है ये मेरे लापरवाही की वजह से हो गया जब मैं यंग मास्टर को ट्रेनिंग दे रही थी। यंग मास्टर का फॉर्मूला सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर ड्यूक कहता है मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा सेफिया। फिर सेफिया कहती है ऐसी बात नहीं है, उसके जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को पढ़ाना मेरे लिए भी खुशी की बात है। फिर ड्यूक कहता है क्या मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर सेफिया ड्यूक को रिक्वेस्ट बताने के लिए कहती है। फिर ड्यूक कहता है हमें रिपोर्ट मिली है कि ऑर्का का ग्रुप माउंटेन रेंज को पार करके हमारी टेरिटरी में आ गया है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो स्मॉल कैवेलरी स्क्वाड संभाल नहीं सकती, लेकिन मैं डेल को इस बैटल में भेजना चाहता हूँ। फिर सेफिया कहती है लेकिन यंग मास्टर डेल अभी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर ड्यूक कहता है उसे फ्रंट लाइन में फाइट करने की उम्मीद नहीं होगी, फिर भी अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना हाउस सेक्शन की ड्यूटी है। फिर वो अपना डार्क माना निकालते हुए कहते हैं और एक ड्यूक के सक्सेसर होने के नाते उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। फिर सेफिया कहती है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। फिर ड्यूक कहता है मैं डेल को अपना आर्टिफैक्ट देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम उसे गाइड करो सेफिया जब तक कि वो उसके पावर को कंट्रोल करना ना सीख जाए। फिर उसके बाद बताया जाता है आर्टिफैक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काफी ज्यादा पावर और उनकी अपनी विल होती
है। विल का मतलब समझ लो सोचने समझने की ताकत। इसका यूज सिर्फ अपने मानस या अपने जान को देकर किया जा सकता है। आर्टिफैक्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज्यादा खतरनाक और उतना ज्यादा बेकाबू होगा, यहाँ तक कि ये जान भी ले सकता है। पर सेक्शन हाउस ने ऐसे पावर को संभालने के आर्ट को बहुत ही पहले मास्टर कर रखा है। फिर ड्यूक कहता है डेल, एक ड्यूक के वारिस के तौर पे तुम्हें आने वाले बैटल के लिए तैयार रहना चाहिए। और वहीं हमें डेल के पीछे उसके पास्ट लाइफ हानसंग को दिखाया जाता है, जो हमेशा बैटल ही किया करता था और वो सोच रहा होता है आखिरकार अब बैटल करने का समय आ ही गया। फिर ड्यूक कहता है तुम ऑर्क के ग्रुप को खत्म करने के लिए सबजुगेशन फोर्स के साथ जाओगे। फिर उसके बाद ड्यूक कहता है लेकिन उससे पहले फिर वो हाउस सेक्शन के आर्टिफैक्ट वॉल्ट के दरवाजे को खोल देता है, जिसे देखकर डेल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट पड़े हुए थे। फिर ड्यूक बताता है ये डेमन किंग के आर्टिफैक्ट हैं जिन्हें हम मैनेज करते हैं। इसे हमारे एंसेस्टर ने डेमन किंग के टेरिटरी को जीत कर हासिल किया था। ये नॉर्मल आर्टिफैक्ट से काफी अलग है। फिर डेल कहता है मैं इसके अंदर से निकलने वाले इंटेंस माना को महसूस कर सकता हूँ। फिर ड्यूक पीछे मुड़कर कहता है हाँ, इसके अंदर काफी ज्यादा इमेंस पावर होता है और ये काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए जब तक तुम इन्हें कंट्रोल करना सीख नहीं जाते तब तक इन्हें छूना भी मत। पर जब वो देखता है तो वहाँ पर डेल नहीं होता है। फिर वो कहता है अब वो बच्चा कहाँ गया, और वहीं डेल एक ब्लैक क्लोव के पास होता है। फिर 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेल घूम घूम कर आर्टिफैक्ट को देख रहा था और वहाँ पे सभी आर्टिफैक्ट डेल को अपने आप को चुनने के लिए कह रहे थे और वो उसे ताकतवर बनाने में और उसका बदला लेने में मदद करेंगे ये भी कह रहे थे। जिसे सुनकर डेल सोचने लगता है ये लोग मेरी अंदर की नफरत को महसूस कर सकते हैं, पर इतना मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट चाहिए। पर तभी उसकी नजर उसी क्लोक के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर सोचने लगता है क्या एक शैडो क्लोक डेमन किंग के आर्मी के ड्यूक बेरटा ने इस टॉप ग्रेड के आर्टिफैक्ट को यूज किया था। इसमें शैडो को बनाने की एबिलिटी थी जिसकी वजह से उसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल था। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां वो उस क्लॉक को पहनते हुए सोचने लगता है चलो इसे ट्राई करते हैं। पर तभी उसे ऐसा करता देख ड्यूक काफी परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उस शैडो क्लेव से काफी ज्यादा डार्क माना निकलने लगता है और वो डेल को पूरी तरह से ढक लेता है। फिर डेल एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। असल में वो उसके स्पेस में पहुंच जाता है जहाँ पे बार बार आवाज आ रहा था मैं भूखा हूँ, जिसे देखकर डेल सोचने लगता है तो ये शुरू हो गया। जिसने इसे पास्ट में यूज किया था वो शैडो स्टॉर्म को समन कर सकता था। वो डार्कनेस को ऐसे कंट्रोल करता था जैसे कि वो कोई जिंदा चीज हो। अगर इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो होस्ट को शैडो क्रिएचर को सबमिट कराना होगा। फिर उसके बाद कई सारे शैडो क्रिएचर डेल के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेल उस क्लोक के डार्क माना से बने कोले के स्पेस के अंदर था। फिर सेफिया कहती है उसे अंदर रहे काफी समय हो गया है। फिर ड्यूक कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना होश खो देगा और शैडो क्रिएचर उसे निगल लेगा। फिर सेफिया कहती है तो हमें क्या करना चाहिए। फिर ड्यूक कहता है हमें उसे जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। पर तभी वहाँ से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। फिर दिखाया जाता है वो डार्क माना से बना स्पेस खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद ड्यूक डेल कहता है। फिर डेल स्माइल करते हुए कहता है हाँ फादर। फिर सेफिया उसके पास जाते हुए कहती है डेल क्या तुम ठीक हो। फिर डेल कहता है मैं ठीक हूँ मास्टर। फिर सेफिया कहती है हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। फिर डेल कहता है मुझे तो बस मच्छर काटने जितना दर्द हुआ। और वहीं उसके फादर सोच रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, वो थोड़ा भी इंजर्ड नहीं हुआ। एक बच्चा इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट को कैसे झेल सकता है। फिर डेल कहता है फादर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। फिर ड्यूक कहता है पूछो। फिर डेल काफी खुश होते हुए कहता है क्या मैं और भी आर्टिफैक्ट को ट्राई कर सकता हूँ। डेल की बातें सुनकर उन दोनों का मुंह बन जाता है। फिर ड्यूक भी उसे परमिशन दे देता है जिसके लिए डेल अपने फादर को शुक्रिया कहता है। फिर उसके बाद हमें अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेलमेट कह रहा था यंग मास्टर क्या आपने जो पहना है वो शैडो क्लॉक है। फिर डेल कहता है हाँ आपने सही कहा। फिर हेलमेट कहता है क्या आप ठीक है यंग मास्टर, क्योंकि इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर डेल कहता है शायद ये बहुत समय से अकेला था इसलिए जब इसने मुझे देखा तो ये मुझसे चिपक गया, शायद ये मुझसे दोस्ती करना चाहता था। फिर दिखाया जाता है उसके पैरों के पास से शैडो क्रिएचर निकल जाता है और वहीं हेलमेट हंसते हुए कहता है ये सोचना कि आप इतनी खतरनाक चीज को अकेलापन कहेंगे, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। और वहीं डेल अपने पैर को शैडो क्रिएचर के ऊपर मार रहा होता है। फिर वो कहता है ऐसा कहने के लिए शुक्रिया अंकल हेलमेट। फिर डेल कहता है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर हेलमेट कहता है कैसा
रिक्वेस्ट। फिर डेल कहता है मैं कॉम्बैट प्रैक्टिस में एक असली स्पारिंग को चाहता हूँ। स्पारिंग का मतलब फाइट समझ लो। फिर उसके बाद हेलमेट जोर जोर से हंसते हुए कहता है मैं जरूर ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। और वहीं डेल सोच रहा होता है कॉन्टिनेंट के 7 स्वॉर्ड मास्टर में से एक का सामना करना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर हेलमेट कहता है डरो मत, मैं बिना ऑरा के सिर्फ बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को ही यूज करूंगा। उसकी बात सुनकर डेल को काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो डेल के ऊपर कुछ ज्यादा ही नरमी बरत रहा था। फिर वो अपने शैडो क्लॉक के पावर को यूज करते हुए सोचने लगता है इस पार करने का असली गोल इस शैडो क्लॉक के पावर को टेस्ट करना है। इसके शैडो क्रिएचर से जो मैं वेपन बना सकता हूँ वही इस आर्टिफैक्ट की असली ताकत है और ये इस बार इसके ताकत को टेस्ट करने के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद डेल शैडो ब्लेड रश नाम का अटैक कर देता है, पर जैसे ही वो शैडो ब्लेड हेलमेट के पास आता है हेलमेट बड़े ही आसानी से अपने स्वॉर्ड से उन शैडो ब्लेड को काट देता है। उसे देखकर डेल भी सोचने लगता है क्या उन्होंने इसे काटने के लिए सिर्फ अपने बॉडी के ताकत का यूज किया है। फिर हेलमेट कहता है ये बहुत बढ़िया था। फिर वो बहुत ही तेजी से डेल के पास आकर अटैक कर देता है, लेकिन डेल पीछे हटकर उस अटैक को डॉज कर लेता है और हेलमेट जहाँ खड़ा था शैडो ब्लेड निकलते हैं, पर उससे भी हेलमेट बच जाता है। फिर वो अपने शॉट को कसकर पकड़ता है। फिर उसके बाद डेल शैडो ब्लेड से अपने आप को कवर कर लेता है क्योंकि हेलमेट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन हेलमेट के उस अटैक को डेल का शैडो ब्लेड भी नहीं संभाल पा रहा था और उसके वजह से डेल को काफी दिक्कत हो रहा था और वो घसीटते हुए काफी पीछे चला गया था। उसे देखकर हेलमेट भी हैरान होते हुए सोचने लगता है उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, अगर उसके जगह कोई मामूली शॉट होता तो वो आसानी से टूट। तो यह एक नॉर्मल वेपन और एक टॉप टायर आर्टिफैक्ट के बीच का फर्क। और इस तरह से उन दोनों के बीच काफी ज्यादा इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर कैवेलरी स्क्वाड भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि कोई भी हेलमेट के 2 से ज्यादा अटैक को नहीं झेल पाता था। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डेल का सब्जुगेशन में जाने का दिन आ गया होता है, जहां पे एलेना डेल से मिलने आई थी और उसे कह रही थी, जहां पे उसके हाथों में डेल की छोटी बहन भी थी और वो उसे कह रही थी तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर और अंकल हेलमेट होंगे, इसलिए वो उसे ज्यादा जोर ना देने के लिए और अपना ख्याल रखने के लिए कह रही थी। फिर डेल कहता है मदर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं ड्यूक डॉम का भार अपने कंधे पर उठा सकूं। जब वो समय आएगा तो मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी जो मुझे अभी के एक्सपीरियंस से ही मिल सकती है, इसलिए मुझे आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने दीजिए। उसकी बातें सुनकर एलेना भी स्माइल करते हुए कहती है तो ठीक है जाओ मेरे बेटे। फिर उसके बाद डेल घोड़े के ऊपर बैठते हुए कहता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा मदर। फिर दिखाया जाता है वो सब्जुगेशन टीम के पास पहुंच जाता है जहाँ पे हेलमेट और ड्यूक भी थे। फिर उसके बाद ड्यूक कहता है डेल मेरी जगह तुम उन्हें मार्च करने का ऑर्डर दो, जिसकी बातें डेल को समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद ड्यूक पीछे मुड़कर डेल को कहता है, फिर ड्यूक कहता है हम प्राउड कैवेलरी कॉप्स हैं, ये ब्लैक कैवेलरी एक दिन तुम्हारे कमांड में होगी, ये तुम्हारे नाइट हैं। उसकी बातें सुनकर डेल सोचने लगता है ये डेल के नाइट है ना कि हान संग के, और एक लीडर के तौर पे ये मेरा पहला बैटल है। फिर उसके बाद डेल कहता है समय आ गया है, हाउस सेक्शन की प्राउड स्वॉर्ड आगे बढ़ो। फिर उसके बाद ब्लैक कैवेलरी भी चिल्लाते हुए ठीक है यंग मास्टर बोलते हैं। फिर बताया जाता है इस ऑपरेशन में 250 कैवेलरी मैन हैं और व्हाइट माउंटेन के इलाइट रेंजर यूनिट और विंटर वार्डन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जिनका टारगेट लगभग 1000 ऑक्स है। फिर बताया जाता है उन्होंने पहले ही माउंटेन को पार कर दिया है, वे ठंड और भूख से बचने के लिए जरूर वो सेक्शन रिवर के नीचे की तरफ आएंगे और ड्यूक का एम्बुश करके अटैक करने का प्लान होता है। 250 कैवेलरी को रिवर जल्दी पार कराने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर वो सभी लोग पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगते हैं और पीछे की तरफ होती है सेफिया जो कहती है मैं आइस का ब्रिज बनाऊंगी, जिसे देखकर डेल भी काफी खुश होता है। फिर उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके एक आइस का ब्रिज बना देती है। फिर वो कहती है अब तुम लोग इसके ऊपर से जा सकते हो। फिर वो लोग उस आइस के ब्रिज से गुजरने लगते हैं। फिर सेफिया ड्यूक को कहती है मैं उम्मीद करती हूँ आपकी जीत हो। फिर ड्यूक कहता है मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ सेफिया। फिर उसके बाद डेल सेफिया के पास आकर कहता है मास्टर अब मैं जा रहा हूँ। उसे देखकर सेफिया सोचने लगती है ये सोचना कि एक स्टूडेंट अपने मास्टर को इतना ज्यादा परेशान कर सकता है